उल्लासनगर के एक घने जंगल में सुंदरी कौवी अपने बेटे कालू कौवे के साथ एक घोंसले में रहती थी। आज मेरी जिंदगी भर के पुण्य सफल हो रहे हैं। आज मेरा कालू बेटा शहरी जंगल पढ़ाई करने जा रहा है। हाँ माँ, मैं शहरी जंगल पढ़ाई करके बहुत बड़ा पक्षी बन के आऊंगा। तेरे पिता कागा भी यही उम्मीद करते थे। बदकिस्मती से आज वह इस दुनिया में नहीं है। वह रहते तो कितने खुश होते। कालू कौवा शहरी जंगल पढ़ाई करने चले जाता है, लेकिन वहां साल भर पढ़ाई लिखाई छोड़कर केवल अपने घोंसले में ही फास्ट फूड खा खा कर मम्मी के सारे पैसे बर्बाद कर देता है। साल पूरा होने को आता है। अरे क्यों भाई, तू तो बड़ा पक्षी बन नहीं पाया, उल्टा परीक्षा में फेल हो गया है। अब तू वापस अपने जंगल जाएगा तो अपनी मम्मी से क्या कहेगा? अरे ओ बागी, किसने बोला मैं बड़ा पक्षी नहीं बन पाया हूँ? यह जो साल भर मैंने फास्ट फूड खाया है, इसी का धंधा करूँगा। जंगल जाकर फास्ट फूड की दुकान खोलूँगा। कालू कौवा जंगल जाकर अपनी माँ सुंदरी कौवी से कुछ और पैसे उधार लेता है और शहरी जंगल से कुछ सामान लाकर फास्ट फूड की दुकान खोल लेता है। कुछ दिन बाद उसकी फास्ट फूड की दुकान बहुत मशहूर हो जाती है और जंगल के सारे पक्षी उसकी दुकान से सामान खरीद खरीद कर खाने लगते हैं। अरे तुमने सुना है, कालू कौवे ने फास्ट फूड की दुकान खोला है। वहाँ कितना अच्छा, कितना स्वादिष्ट फास्ट फूड मिलता है। अरे तुझे तो लेट पता चला, मैंने तो कल ही ढेर सारा सामान खरीद के लाया है वहाँ से। उसी जंगल में एक समझदार चिड़िया जिसका नाम टूनी चिड़िया था, वह भी रहती थी। उसे स्वास्थ्यवर्धक हेल्दी खाने के बारे में उसकी माँ रानी चिड़िया ने समझा कर रखा था। वह अपने दोस्तों को भी इसके बारे में समझाती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, फास्ट फूड जबान पर तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, लेकिन पेट के अंदर जाकर वह बहुत नुकसान कर सकता है। वेल माय डियर फ्रेंड टूनी, तुम्हारा सुझाव कितना आउटडेटेड है। कालू भैया ने शहरी जंगल से सामान लाकर फास्ट फूड की दुकान खोली है। उन्होंने हमारे जंगल को कितना मॉडर्न बना दिया है। आज टीवी में भी तो यही दिखाता है। सारे पक्षी इन सबको खाते हुए कितने कूल और कितने खुश दिखाई देते हैं। अरे देखो टूनी, हम तो जा रहे हैं फास्ट फूड की दुकान पर फास्ट फूड खाने और फास्ट होने। तुम्हें स्लो रहना है तो रहो, और देखो तुम हमारे साथ चलना चाहती हो तो चलो। टूनी चिड़िया उन्हें मना कर देती है, लेकिन मीरा मोर और तोता ढेर सारा फास्ट फूड कालू कौवे की दुकान से खरीद कर खाते हैं। कुछ दिनों बाद जंगल के ढेर सारे पक्षी फास्ट फूड खाने के आदी हो जाते हैं। जंगल के कुछ पक्षियों को पेट से संबंधित समस्याएं होने लगती है। कुछ पक्षियों का वजन बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि पक्षियों का खाना पचना ही बंद हो जाता है। हाय, मैं मर गया, मेरा तो पेट बहुत ही खराब हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वजन दिन रात बढ़ते जा रहा है और मुझे गैस का प्रॉब्लम भी होता जा रहा है। मैंने कहा था ना कि ज्यादा फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। लगता है अब कुछ करना पड़ेगा। टूनी चिड़िया जंगल के सबसे समझदार पेड़ के पास जाती है। पेड़ जी, जंगल के सारे पक्षी फास्ट फूड खा खा कर बीमार पड़ रहे हैं। कृपया कुछ उपाय बताइए। उपाय तो बहुत सरल है। असल में तुम उस उपाय के ऊपर ही खड़ी हो। पेड़ टूनी चिड़िया को यह सलाह देता है कि वह पक्षियों को घास जिसके अंदर रफेज होता है उससे बनी चीजों को खाने कहे। उससे सबका पेट ठीक हो जाएगा। अगले दिन से टूनी चिड़िया घास की रोटी बना बना कर सारे पक्षियों को देती है।
अंत में सारे पक्षियों का पेट ठीक हो जाता है और वह कालू कौवे की दुकान से फास्ट फूड खरीदना बंद कर देते हैं। लगता है अब शहर वापस जाकर मन लगाकर पढ़ाई करना पड़ेगा। जालंधर के घने जंगल में रानी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। उनका परिवार बहुत गरीब था। रानी चिड़िया और बंटी कबूतर दूसरों के खेत में मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। वे गरीब पक्षी परिवार के रूप में जाने जाते थे और टहनियों और पत्तियों से बने एक छोटे से घोंसले में रहते थे। ठंड का मौसम आ गया था और उनके पास सोने के लिए फटी पुरानी रजाई थी, जिसमें बड़ी मुश्किल से पूरा परिवार सो पाता था। मम्मी, मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी क्योंकि रजाई फटी हुई थी, लेकिन जब मैं आपके पास आकर सोई तो मुझे नींद आ गई। हाँ बेटी, वह तो हम सब लोग साथ में रहते हैं ना, इसलिए ठंड से बच पाते हैं, वरना इतनी तेज ठंड में इस फटी रजाई से काम नहीं चलता। मुझे आप लोग माफ कर दीजिए। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इतना भी नहीं कमा पाता कि इस ठंड के मौसम में अपने परिवार को ठंड से बचा सकूं। घर चलाने के लिए मुझे अपनी बीवी को भी साथ में काम पर ले जाना पड़ता है। हे भगवान, मैंने क्या पाप किया था जो मेरे और मेरे परिवार के साथ इतना बुरा हो रहा है। भगवान को दोष मत दीजिए। यदि हम अच्छे से मेहनत करेंगे और दूसरों के प्रति ईमानदारी रखेंगे तो हमें निश्चित ही आगे सफलता मिलेगी। पड़ोस के पेड़ में एक बहुत ही अमीर कौवा कालू कौवा अपनी बीवी सुंदरी कौवी के साथ रहता था। कालू कौवे का घोंसला बहुत ही महंगे और चमकदार मणियों से बना था। कालू कौवा और सुंदरी हमेशा मौज मस्ती करते रहते थे। ओ मेरे पति परमेश्वर, इस बार तो जंगल के पक्षियों को आपने अब तक की सबसे बड़ी क्रिसमस पार्टी दी है। इस बार नए साल की पार्टी के बारे में आपकी क्या योजना है? सुंदरी, तुम तो जानती हो ना, नए साल के मौके पर हर साल हम जंगल के सारे पक्षियों को कितनी बड़ी पार्टी देते हैं, लेकिन इस साल मैं अब तक की सबसे बड़ी पार्टी देना चाहता हूँ। कालू कौवा नए साल की पार्टी का निमंत्रण पत्र सारे पक्षियों के घोंसले में भेजता है। निमंत्रण पत्र रानी चिड़िया और बंटी कबूतर के घोंसले में भी दिया जाता है। अरे सुनती हो, नया साल आने वाला है ना, तो कालू कौवे ने बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया है। यह बहुत अच्छी बात है कि कालू कौवा सारे पक्षियों के लिए पार्टी रखता है, लेकिन वह केवल अमीर पक्षियों से ही अच्छा व्यवहार करता है। हम जैसे गरीब पक्षियों से वह अच्छा व्यवहार नहीं करता। लेकिन यदि हम ऐसा सोचेंगे तो हम जंगल की किसी भी पार्टी में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। बस इसीलिए तो हमें अपने अपमान को सहकर बार बार कालू कौवे की पार्टी में मजबूर होकर जाना पड़ता है। अगले दिन खेत में जब रानी चिड़िया और बंटी कबूतर काम कर रहे होते हैं, तो उनसे मिलने कालू कौवे का नौकर मीरा मोर आता है। वेल, आई होप आपको न्यू ईयर पार्टी का इनविटेशन कार्ड मिल गया होगा। आप लोग पार्टी में आमंत्रित हैं, इनवाइटेड हैं, यू नो। खाना तो फ्री में मिलेगा, लेकिन आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग खाने के बाद सारे पक्षियों के बर्तन जरूर धोकर जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो मैं आप दोनों का पार्टी में आना कंफर्म समझूं? हाँ, हम लोग पार्टी में अवश्य आएंगे। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको आना ही चाहिए। वैसे भी जंगल में आपसे अच्छे बर्तन कोई नहीं धोता। हा। इस गरीबी को सहना ज्यादा आसान है, लेकिन अपमान को सहना इतना आसान नहीं है। हमारे पास कोई और दूसरा चारा भी तो नहीं है। यदि हम वहाँ नहीं जाएंगे तो हम नया साल कैसे मनाएंगे? हाँ पापा, कालू अंकल के घोंसले में तो हर साल कितनी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, जिसे खाने में मजा आता है। बस बहुत हो गया, अब भले ही मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन वहाँ नहीं जाऊंगी।
बंटी कबूतर और पिंकी चिड़िया भी रानी चिड़िया के फैसले में साथ देते हैं। अचानक जिस पेड़ पर वह रहते थे वहां से एक आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर पूरा परिवार पेड़ के सामने खड़ा हो जाता है। आप बहुत अच्छे पक्षी हैं। आप जैसे ईमानदार और भले पक्षियों का घोंसला मेरे ऊपर है। मुझे बहुत ही खुशी और गर्व हो रहा है। वाह, हमें नहीं पता था कि हम एक जादुई पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर रहते हैं। हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, लेकिन मैं 100 साल में केवल एक बार 1 हफ्ते के लिए ही जागता हूँ और फिर अगले 100 साल के लिए सो जाता हूँ। मैंने आप लोगों की सारी बात सुन ली है। आप मुझसे जो मांगना चाहे मांग सकते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा परिवार एक साथ रहता है। इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है? आप मुझसे कुछ नहीं मांगना चाहती। आपके स्वाभिमान का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं पिछले 2-3 दिन से सब कुछ देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। आपको मुझसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जादुई पेड़ तुरंत रानी चिड़िया के घोंसले को जंगल का सबसे खूबसूरत घोंसला बना देता है और रानी चिड़िया के परिवार को सबसे अमीर परिवार बना देता है। नया साल आ जाता है और अब रानी चिड़िया का पूरा परिवार कालू कौवे की पार्टी में जाता है। वहाँ सब रानी चिड़िया के परिवार को देखकर अचंभित हो जाते हैं। अरे भैया, जंगल में यह नए पक्षी कहाँ से आए हैं? अय्यो, ये नए पक्षी बंटी कबूतर के परिवार की तरह क्यों दिख रहे हैं? अरे, यह तो रानी चिड़िया और बंटी कबूतर का ही परिवार है। बंटी, तुम्हें मीरा ने यहाँ बताया होगा ना कि पार्टी के बाद सारे बर्तन तुम्हें ही धोना है। सज धज कर आने से तुम्हारी हैसियत नहीं बदलेगी। इतना सुनकर रानी चिड़िया और बंटी कालू कौवे को बिना जवाब दिए दुखी होकर वापस अपने घोंसले आ जाते हैं। क्या हुआ? आप लोग इतने जल्दी क्यों वापस आ गए? कालू अंकल हमें बर्तन धोने बोल रहे थे तो मम्मी, पापा और मुझे लेकर वापस आ गई। लगता है अब उस घमंडी कालू कौवे को सबक सिखाना पड़ेगा। पेड़ जादू से कालू कौवे को गरीब बना देता है और कालू कौवे की सारी पार्टी का सामान भी गायब हो जाता है। उसका घोंसला भी एक टूटे फूटे घोंसले में बदल जाता है। हे भगवान, यह अचानक क्या हो गया? हम अमीर पक्षी गरीब पक्षियों का मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए शायद ऐसा हुआ हो। अयो कालू, तुम्हें जाकर रानी चिड़िया और बंटी से माफी मांगनी चाहिए। कालू कौवा सुंदरी कौवी के साथ रानी चिड़िया और बंटी कबूतर के घोंसले आते हैं। अरे वाह रानी, तुम्हारा घोंसला तो जंगल का सबसे खूबसूरत घोंसला बन गया है। हमें माफ कर दीजिए, हम घमंड में चूर थे। हमें आपका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। आज के बाद हम गरीब पक्षियों से भी अच्छा व्यवहार करेंगे। वैसे तो हम खुद ही गरीब हो गए हैं। अब जंगल के सारे पक्षी अमीरी और गरीबी को भुलाकर रानी चिड़िया के घोंसले में नए साल का स्वागत करते हैं। भरतपुर के घने जंगल में डुग्गू बत्तख और चुग्गी मुर्गी अपने 4 बच्चों के साथ रहते थे। उनके बच्चों में सबसे बड़ी बहन रानी चिड़िया, 2 छोटे भाई पांडू कबूतर और कालू कौवा और सबसे छोटी बहन टूनी चिड़िया साथ में खुशी खुशी रहते थे। एक दिन किसी जानलेवा बीमारी के कारण इन चिड़ियाओं के माता पिता की मौत हो जाती है। अब बड़ी बहन रानी चिड़िया के ऊपर सभी भाई बहनों की जिम्मेदारी आ जाती है। उनके पास स्कूल की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं होते। दीदी, आज मास्टर जी ने कहा है कि यदि हमने फीस नहीं दी तो कल से स्कूल आने नहीं देंगी। दीदी, आज तो हमें टीचर ने दिन भर क्लास के बाहर रखा। तुम लोग चिंता मत करो, मैं आज से अपनी पढ़ाई छोड़कर तुम लोगों को पढ़ाऊंगी। रानी चिड़िया दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करके
अपने दोनों भाई और बहन को पढ़ाती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद टूनी चिड़िया को नौकरी किसी दूसरे जंगल में लग जाती है और वह नौकरी करने चली जाती है। कुछ समय बाद पांडू कबूतर और कालू कौवा भी शादी कर लेते हैं। घर में 2 नई बहुएं पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया आती हैं। पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया को रानी चिड़िया का दूसरों के घोंसलों में साफ सफाई करना अच्छा नहीं लगता था। सुनो जी, मैं एक ऊंचे परिवार की बेटी हूँ और मुझे रानी दीदी का दूसरों के घोंसले में काम करना अच्छा नहीं लगता। भूरी चिड़िया भी अपने पति कालू से कहती है, आप रानी दीदी से क्यों नहीं कहते कि वो घर पर ही रहकर काम करे? दूसरों के घोंसले में काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। पांडू कबूतर और कालू कौवा रानी चिड़िया के पास जाते हैं। दीदी, अब हम पढ़ लिख कर बड़ी चिड़िया बन गए हैं। अब आप दूसरों के घोंसले में काम करने मत जाया करो। रानी चिड़िया अब अपने घोंसले में ही रहती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोनों बहुओं को रानी चिड़िया खटकने लगती है। इनको तो कोई काम धंधा नहीं है, बस घर में बैठकर रोटियां तोड़ती रहती हैं। क्यों ना हम इनसे घर का सारा काम करवाएं और हम आराम से रहें। अगले दिन, रानी दीदी, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या आप खाना बना दोगी? तुम चिंता मत करो, मैं खाना बना दूंगी। हाँ, मेरे पंखों में भी बहुत दर्द हो रहा है रानी दीदी, क्या आप बर्तन धो देंगी और कपड़े भी साफ कर देंगी? पिंकी, तुम आराम करो, मैं सारे काम कर दूंगी। अब रोज नए नए बहाने बनाकर दोनों रानी चिड़िया से घोंसले के सारे काम करवाने लगती हैं। रानी चिड़िया रोज काम करके थक जाती है और अब बीमार रहने लगती है। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया घोंसले में वापस आती है। वह रानी चिड़िया को बीमार देखती है और वह समझ जाती है कि उसकी भाभियों ने रानी दीदी से बहुत काम करवाया है। टूनी चिड़िया रानी चिड़िया को लेकर अपने दूसरे जंगल चली जाती है। कुछ दिनों बाद भरतपुर के जंगल में आग लग जाती है और कालू कौवा और पांडू कबूतर का घोंसला जल जाता है। अब वे लोग बेघर हो जाते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं और भीख मांगकर अपना पेट पालते हैं। साहब, हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, हमें कुछ खाने को दे दो। मीरा मोर, ये भिखारी कहाँ से आ जाते हैं? आगे जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। एक दिन भीख मांगते मांगते वे दूसरे जंगल में टूनी चिड़िया के घोंसले पहुंच जाते हैं। हमें कुछ खाने को दे दीजिए, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। टूनी चिड़िया बाहर निकलती है। आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? मैं आपके लिए मर चुकी हूँ, आप लोग यहाँ से चले जाइए। वहाँ रानी चिड़िया आ जाती है। टूनी, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया था? तुम भूल गई कि ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। यदि यह तुम्हारे लिए मर गए हैं तो तुम भी मेरे लिए मर गई हो। मैं इनके साथ जा रही हूँ। हमें माफ कर दीजिए दीदी, हमें अपनी करनी का फल मिल गया है। अब सब टूनी के घोंसले में साथ साथ रहने लगते हैं और सब भाई बहन एक साथ मेहनत करके खुशी खुशी रहते हैं।